हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन फाइनली हमने अपनी कैंपर वैन को बेच दिया है और हमारी कैंपर वैन अब हमसे हो गई हमेशा के लिए जुदा। बेचना और नहीं बेचना, इसके ऊपर काफ़ी दिनों से डिबेट चल रहा था। कुछ फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं यार, उसको रखो अपने पास में। और हम लोग बहुत अच्छा ट्रिप प्लान करेंगे जो काफ़ी दिन से हो नहीं पा रहा था। आपने देखा मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि कैंपर वैन का ही मुझे शौक था। उसी ने मुझे इनकरेज किया वीडियो बनाने के लिए, और जिस तरीके की हम लोगों ने मस्ती या फन किया है वो आप लोगों तक पहुंचाने का और शेयर करने का, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और अपना टाइम निकाल के ट्रैवल कर सकें। तो आज फाइनली कैंपर वैन चली गई है और जिनको बेचा है वो पड़ोस के भैया है। मतलब देहरादून से मैं अभी आ रहा हूँ, देहरादून जो अभी हमारा घर बना है तो वहाँ पर ही उसको सेल ऑफ किया है। और मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, तो टाइम था, मुझे लगा कि शायद एक काफ़ी दिन बाद एक व्लॉग बना लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहा ना कि कैंपर वैन बेचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब इसमें दो रीज़न थे बेचने के, जिसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न था वो इमोशनल अटैचमेंट था। मेरा कैंपर वैन से जो इमोशनल अटैचमेंट था वो बहुत ज़्यादा था। कैंपर वैन ने मुझे उस लेवल की मेमोरीज दी है ना, जो कि मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। कहाँ कहाँ हम लोगों ने ट्रैवल किया, कैसे कैसे लोकेशंस पे हमने ट्रैवल किया, जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं, नॉर्मल गाड़ी वाले भी नहीं करते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज कि कैंपर वैन ही तो है यार, सेकेंड हैंड ही तो है यार, अगर ख़राब हो जाए तो छोड़ के आ जाएंगे, नॉट दैट थिंग। लेकिन जो उसकी जो पावर थी, जो उसकी जो कैपेसिटी थी चढ़ने की पहाड़ों पे और रॉ कच्ची लैंड पे, वो अमेजिंग थी। जिस वजह से उसने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिप्स दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज उसने हमारे को बना कर दी हैं। तो उसको बेचना एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग डिसीजन था, क्योंकि मेरा जो पेट टेडी है ना वो भी उसमें रहती थी। हम गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव में आपको पता है कितना कंजस्टेड घर होते हैं और पेट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका जो डे टाइम था वो उस कैंपर वैन में निकलता था, बहुत खुश रहती थी वो उस कैंपर वैन में। और दूसरा जो मेन जो रीज़न था बेचने का वो था ट्रांसफ़र इश्यूज़। अब जिन भाई साहब से मैंने कैंपर वैन ली थी, उन्होंने मुझे 2020 में मैंने कैंपर वैन ली थी, और आपको पता है कोविड था 2020 में, और जो पेपर जो वर्क था वो हो नहीं पाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो NOC वगैरह कटती है वो हो नहीं पाया था। हाउएवर हम लोगों ने सेल लेटर साइन कर लिया था, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था क्योंकि कोर्ट बंद रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड के चक्कर में। फिर 2021 आया, 2021 में उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे NOC कटवा कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे 8-9 महीने बाद उन्होंने मुझे वो NOC भेजी। अब ये बड़ा ना क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि जब मैं उस NOC को लेकर गया RTO ऑफिस में एजेंट के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो NOC होती है वो 1 महीने के लिए वैलिड होती है, उसके बाद में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, वो नल एंड वॉइड हो जाती है और आपको दोबारा से NOC कटवाना पड़ेगा। अब क्या कारण था कि वो मुझे इतना लेट भेजे। जब मैंने उसकी बात करी तो पता चला कि लेट भेजने का जो कारण था वो उन भाई साहब की गलती नहीं थी, कोर्ट की तरफ से ही गलती थी, डिले था। क्योंकि 2021 में फिर कोविड आ गया था और सारे जो ऑफिशियल जो ऑफिस थे वो सब बंद थे, तो डिले वहाँ पर होता रहा। NOC नहीं कटी। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि गाड़ी में चला रहा था, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, RC सब मेरे पास थे। और मेरे पास ऑफिस के लिए दूसरी गाड़ी थी, और हम लोग जब ट्रैवल करने के लिए निकलते थे तो ये वाली गाड़ी हम यूज़ करते थे। तो जाना महीने 2 महीने में कभी कभी ही रहता था। अब जी 2022 आ गया, वैन में कुछ इश्यूज थे, खर्चा मांगती है ऑफकोर्स गाड़ियाँ, तो खर्चा उसने मांगा और खड़े खड़े ही काफ़ी टाइम निकल गया। कभी बैटरी इसकी ख़राब हो जा रही थी, बैटरी नहीं लगवाओ, या कभी कुछ छोटा मोटा जो हर घड़ी गाड़ी में होता ही होता है। उसके बाद में 2022 में मुझे थोड़ा सा लगा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे गाड़ी को कम करना है। मतलब मेरे पास में 3 गाड़ियाँ हो गई थी 2022 में, और मुझे था कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा मेंटेन, क्योंकि हर गाड़ी का सर्विस करवाना, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुश्किल हो जाता है, खर्चे भी होते हैं और आपको देखना पड़ता है गाड़ियों की सफाई, गाड़ियों के अंदर
उनको चलाते रहना पड़ता है टाइम से, तो दैट वाज बिकमिंग डिफ़िकल्ट। तो मैंने पहली गाड़ी जो थी उसको बेचा। अब दूसरी गाड़ी जो थी वो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कैंपर वैन की कैपेसिटी की थी, बट अच्छी थी, XUV 500, आपने वीडियोस देखे होंगे। अब चैलेंज क्या आ रहा था, दो गाड़ियों को रखना, तो उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि चलो कैंपर वैन को जो है वो निकाल देते हैं, क्योंकि किसी के काम आएगी, खड़े खड़े बेचारी ख़राब ही हो रही है। और कोई किसी को ट्रैवल का शौक है किसी भाई को, तो वो घूमे और अपनी मेमोरीज को, मतलब अपने ट्रैवल को यादगार बनाए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को एंजॉय कराए। तो मैंने उसको बेचने के लिए निकाल दिया कि एटलीस्ट कोई यूट्यूबर या कोई उस टाइप का कोई हो, शौकीन हो, ट्रैवलर हो, जो गाड़ी को ले ले। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे जो दिल्ली के जो नॉर्म्स हैं, NCR के जो बेवजह के जो नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट हम लोगों को मतलब तंग कर रही है, मिडिल क्लास को, 10 साल वाला जो रूल है, वो उस वजह से जो 2014 जुलाई में कैंपर वैन को दिल्ली NCR में रखना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। हाउएवर RC के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो 29 है, जो इसका एक्सपायरी है, ड्यू टू लेक्स पार्किंग स्पेस ही बोल सकते हैं। तो मुझे आई डिसाइडेड कि मैं इसको देहरादून शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये 2029 तक वैलिड है, और वहाँ पर उसके बाद में भी जो फिटनेस वगैरह है वो हो जाता है। तो मैं उसको देहरादून में शिफ्ट किया। दूसरा प्लान was कि चलो अगर नहीं बिकती है तो हम यहाँ चलाएंगे इस गाड़ी का। तो मेन जो एंजॉयमेंट कैंपिंग का है वो उत्तराखंड के लिए ही है, NCR में तो हम कर नहीं सकते कुछ, तो गाड़ी को मैं यहाँ ले आया था। और उसके बाद में काफ़ी लोगों ने पूछना शुरू किया, आसपास के लोगों ने, कि गाड़ी बेच रहे हो क्या, हम ले लेंगे आपसे। तो करते करते एक चीज़ मुझे जो समझ में सामने से आई, एक भाई साहब ने गाड़ी पसंद की, उनको बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने पैसे देकर मुझे गाड़ी ले ली। और उनको मैंने समझा तो दिया था मोटा मोटा कि ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफ़र होने में ये चैलेंजेस आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो हमारे जो रूल्स हैं NCR के, वो बहुत ही कम्बरसम हो गए हैं। मुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो चाहती नहीं कि लोग पुरानी गाड़ियों में डील करें, क्योंकि वहाँ पर उनको टैक्स लॉसेस है, उनको उनकी इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि कोई भी इंसान जिसको गाड़ी लेनी है वो नई गाड़ी ही ले, क्योंकि नई गाड़ी पे गवर्नमेंट को अच्छा खासा GST और RTO वगैरह काफ़ी अच्छा टैक्स जाता है। बम्पी रोड है काफ़ी। तो ये डिसाइड किया कि बेचते हैं। तो बेचने के लिए जो नॉर्म्स थे वो बड़े क्रिटिकल हो गए हैं। बायर तो जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे हो गए हैं कि जब बायर और सेलर है, जितनी पुरानी गाड़ी है उसके लिए आपको दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब ये मेरे वाले कैसे पॉसिबल था नहीं, क्योंकि जो भाई साहब थे वो जा चुके थे नेपाल और वो आ नहीं सकते थे। अब ये मेरे को चैलेंज आने लगा, उस करके मैंने फिर ये डिसाइड किया, होने को तो हो जाते हैं सारी चीज़ें, आप लोग कमेंट करना अगर आपको रास्ता मालूम है, बट कुछ मैं एडवोकेट से मिला तो उन्होंने मुझे बताया हो जाएगा, 15-20 रुपये खर्चा है। अब मैंने जो था, आपको पता है कैंपर वैन मैंने कितने की ली थी और कितना खर्चा किया उसके ऊपर। मुझे था कि यार अब मुझे इसके ऊपर और खर्चा नहीं करना है, ताकि मैं आराम से उसको जो भी लेगा वो भी आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लेगा और वो लेके चलाए। मैंने उसी मेरे नाम पे कटी हुई है, हम लोग एक सेल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, उसके बेसिस पे आप गाड़ी चलाओ, और आज तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी होता है उसके बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये डिसाइड करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि बेच देते हैं, चलो खड़े खड़े कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2-3 लोग मिले, सबको उनको इशू है पेपर वाला, तो फिर बहुत सारे फ़ोन आने लगे अलग अलग नंबर से। तो रेट का थोड़ा सा डाउन हो गया, जो मैं पहले 1.5 लाख के आसपास बेचने का सोच रहा था इसको, उसको मुझे काफ़ी कम में बेचना पड़ा। तो ये था कि इसलिए मेरे को अपनी कैंपर वैन बेचनी पड़ी। थर्ड रीज़न ये था कि मैंने अभी रिसेंटली स्कॉर्पियो लिया है, स्कॉर्पियो क्लासिक। हाउएवर इसका 2500 किलोमीटर चल चुकी है। मुझे इसका रिव्यू डालना है, एक व्लॉग में बनाना चाहता हूँ, उसे बनाऊँगा। तो गाड़ियों को ना लेना आसान है, उनको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मेनली 3 रीज़न, मतलब फर्स्ट रीज़न कि एक इमोशनल अटैचमेंट, सेकंड रीज़न कि
जो नॉर्म्स हैं हमारे, वो मुझे फोर्स कर रहे थे, क्योंकि आगे वो जो 10 साल का दिल्ली में बैन है डीजल का, और आगे जाकर भी ये गाड़ी मैं वहाँ नहीं रख पाऊँगा तो चलाऊँगा कैसे। तो एक वो रीज़न। थर्ड रीज़न कि मेरे पास में मल्टीपल व्हीकल होने लगे थे, तो उनको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जा रहा था। तो फाइनली ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए दिल पे पत्थर रख के मैंने डिसाइड किया कि कैंपर वैन को बेचते हैं। और बड़ा आज का सैड डे था, काफ़ी मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी कि जो जा रही है, जब वो उसको मैं देख रहा था, एक शॉर्ट भी मैंने डाला। बट लाइफ गोज ऑन। अभी मुझे लगता है कि इसे यानी स्कॉर्पियो को भी थोड़ा मॉडिफाई मैं करवाऊँगा, और इसमें शायद कुछ कैंपिंग के पल लम्हे और गुजार सकूँ। तो देखते हैं कैसा होता है। टेक केयर, बाय बाय।